फ्रेंड्स, सो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़, जिसमें कि हम लोगों का पहला टॉपिक है स्टेलर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को जो कि स्टार्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और उनके डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें उनके कलर के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में एग्जैक्टली आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे उनके कलर के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर डिफ़र करता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार और लाइफ स्पैन ऑफ स्टार की बर्थ से लेकर डेथ तक उसमें कौन कौन से फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं और कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं जिससे वो अपने बर्थ से लेकर डेथ तक के इंसिडेंट तक पहुंचता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे अदर हेवनली बॉडीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्लैक होल्स एंड टाइप्स ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ब्लैक होल्स कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के हम लोगों के यूनिवर्स में पाए जाते हैं। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वासार्स, पल्सर्स, वॉइड्स, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टेलर क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। इन एस्ट्रोनॉमी, स्टेलर क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। खगोल शास्त्र में स्टेलर क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण है स्टार्स का, जो उनके स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसी एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के स्टार्स पाए जाते हैं हम लोगों के यूनिवर्स में। और फिर इसके बाद ईच लाइन इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर केमिकल एलिमेंट। स्टार्स में जो हर एक लाइन होती है, मतलब हर एक स्पेक्ट्रल बैंड होता है जो रेडिएशन का, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल को, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टार में प्रेजेंट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है और उनके एबेंडेंस को वो दिखाता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं और कितने कम हैं स्टार में, पर्टिकुलर स्टार में। द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स वेरी मेनली ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फीयर। जो स्ट्रेंथ होती है स्पेक्ट्रल लाइन्स की, मतलब रेडिएशन की के स्टार की, वो वेरी करती है उनके टेम्परेचर, जो जिसमें फोटोस्फीयर होता है। फोटोस्फीयर जो स्टार का सरफेस होता है, सरफेस एग्जैक्टली जो कि प्लाज्मा का बना होता है। फोटोस्फीयर से जो लाइट एमिट हो रही होती है, रेडिएशन, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, मतलब हर स्टार की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है उसके फोटोस्फीयर। ऑल्दो इन सम केसेस देयर आर ट्रू एबेंडेंस डिफरेंस, लेकिन कुछ केसेस में हम लोगों को ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। द स्पेक्ट्रल क्लास ऑफ ए स्टार इज शॉर्ट कोड प्राइमरली समराइजिंग द आयनाइजिंग स्टेट, फोटोस्फीयर, टेम्परेचर। फोटोस्फीयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टार्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़े तारे हैं वो हाइपर जाइंट हैं, सुपर जाइंट हैं, ब्लू जाइंट्स हैं, ब्राइट जाइंट्स हैं और जाइंट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग उनके साइज और एज में हम लोगों को फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि OBA इन इस टाइप में ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें उनकी एज के अकॉर्डिंग और उनके मतलब जितनी वो अपने लाइफ टाइम में एनर्जी रेडिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको, मतलब ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कि हाइपर जाइंट्स जो स्टार हैं वो बहुत जल्दी अपना फ्यूल कंजम्पशन कर लेते हैं और उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है और वो ईज़िली मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं, बहुत मास अमाउंट में रेडिएशन करते हैं, जिससे कि वो उनकी लाइफ स्पैन का पीरियड जो है वो शॉर्ट होता है। फिर इसके बाद अगर हम सुपर जाइंट्स कंपेरेटिवली हाइपर जाइंट्स के लेस एनर्जी रेडिएट करते हैं। फिर इसके बाद ब्लू जाइंट्स होते हैं, ब्राइट जाइंट्स होते हैं। फिर मेन सीक्वेंस स्टार जो हम लोगों का सन है, फिर सन से भी छोटे चारे जिसे हम लोग सब डॉर्फ्स कहते हैं। फिर स्टार के रेमनेंट्स जो हैं, जैसे कि वाइट डॉर्फ हो गया और ब्राउन डॉर्फ हो गया, इस टाइप के स्टार भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले
मतलब एक एनी जंप कैनन एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने स्टेलर क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि बहुत नया है, मतलब हम लोग इसे नया कह सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन दिया था, जो द हार्वर्ड सिस्टम इज अ वन डायमेंशनल क्लासिफिकेशन स्कीम बाय एस्ट्रोनॉमर एनी जंप कैनन। हार्वर्ड सिस्टम एक आयामी क्लासिफिकेशन है एस्ट्रोनॉमर एनी जंप कैनन का, हु रीऑर्डर्ड एंड सिंप्लीफाइड द प्रायर अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम बाय ड्रेपर स्टार्स। उन्होंने मतलब जो ये स्टाइल क्लासिफिकेशन दिया है वो उनके अकॉर्डिंग उनको एक अल्फ़ाबेट असाइन किया है, उनके अकॉर्डिंग उनको एक अल्फ़ाबेट असाइन किया और उनके सब डिविजन्स बताए हैं, जिसमें उन्होंने उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टार का क्लासिफिकेशन किया है। जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं, जो कि ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार यानी उसको एक नाम दिया ओ टाइप स्टार। ओ टाइप स्टार मतलब ब्लू स्टार, ब्लू इसमें ब्लू सुपर जायंट आते हैं, ब्लू हाइपर जायंट आते हैं, जिसमें इनका टेम्परेचर जो होता है, ब्लू स्टार का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, जो उसका सरफेस टेम्परेचर ही 30,000 केल्विन से ज़्यादा होता है। उनका सरफेस टेम्परेचर ही 30,000 केल्विन से ज़्यादा होता है। तो सोच ही सकते हैं कि कोर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता होगा। सो अब हम बढ़ते हैं बी टाइप ऑफ स्टार, जो कि ब्लू वाइट स्टार होते हैं, जो कि जिनका सरफेस टेम्परेचर 10,000 30,000 केल्विन के बीच होता है। ये भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन करते हैं और इनकी लाइफ जो होती है वो 10 टू द पावर ब्लू टाइप ऑफ स्टार से थोड़ी ज़्यादा होती है। इनकी लाइफ जो होती है वो 10 टू द पावर 6 से 7 के बीच होती है, लेकिन ब्लू टाइप ऑफ स्टार की लाइफ 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 6 के या फिर और ज़्यादा हो सकती है। फिर इसके बाद हम लोग ए टाइप ऑफ स्टार देखते हैं। ए टाइप ऑफ स्टार का सरफेस टेम्परेचर 7,500 से लेकिन 10,000 केल्विन के बीच में होता है, जो कि एक वाइट स्टार है। ये ब्लूइश वाइट दिखाई देते हैं और इनकी जो एज होती है वो 10 टू द पावर 8 से लेकर 10 टू द पावर 9 होती है। अब हम लोग येलो वाइट का जो टेम्परेचर होता है वो 6,000 से 7,500 केल्विन तक होता है। ये एक एफ टाइप ऑफ स्टार होते हैं, एफ तरीके के स्टार होते हैं, और ये यूजुअली वाइट कलर के हम लोगों को दिखाई देते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 टू द पावर 9 से लेकिन 10 टू द पावर 10 तक हो सकता है। और येलो टाइप ऑफ स्टार जो कि हम लोगों का सन है, एक रेगुलर येलो टाइप ऑफ स्टार, तो उसका सरफेस टेम्परेचर 5,200 से लेकर 6,000 केल्विन तक होता है। हम लोगों के सन के का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो 6,000 केल्विन पाया जाता है, जिसमें कि येलोइश वाइट जो स्टार है वो येलो वाइट स्टार के तौर पे हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर इसके बाद सन से भी छोटे तारे जो कि लाइट ऑरेंज होते हैं, ऑरेंज रेड होते हैं, उनका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो 3,700 से 5,200 केल्विन और 2,400 से लेकर 3,700 केल्विन रिस्पेक्टिवली देखने को मिलता है। इनकी लाइफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनकी लाइफ जो होती है वो 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 15 तक इनकी बिलियन ईयर्स हम लोगों को देखने को मिलती है। फिर हम लोग करंट हार्वर्ड सिस्टम को देखते हैं, जो कि 1912 में दिया गया था। इसमें ये भी एनी जंप कैनन का ही है, हार्वर्ड सिस्टम ही है, लेकिन इसको उन्होंने और ज़्यादा क्लासिफाई कर दिया स्टार्स को। तो इसमें इन्होंने जो स्टार्स हैं उनको 6 भागों में बांट दिया। 7 भागों में जो सबसे पहला स्टार है वो ओ है, बी है, ए है, एफ, जी और के, एम और एन। तो हम लोग ओ टाइप ऑफ स्टार पढ़ेंगे। तो ओ टाइप ऑफ स्टार आर वेरी हॉट एंड एक्सट्रीमली ल्यूमिनस। ओ टाइप ऑफ स्टार बहुत ही हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, विथ मोस्ट ऑफ देयर रेडिएटेड आउटपुट इज़ अल्ट्रावायलेट। ये अल्ट्रावायलेट रेंज बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो ओ टाइप ऑफ स्टार होते हैं वो सबसे बड़े तारे होते हैं, इसीलिए इनका रेडिएशन सबसे ज़्यादा होता है और ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। ये 30 लाख
में कोई एक तारा देखने को मिलता है और इनका पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस 0.00003% ये पाए जाते हैं और ये बहुत ही मैसिव स्टार होते हैं। अब हम लोग क्लास बी स्टार तारे की बात करते हैं तो बी टाइप ऑफ स्टार आर वेरी ल्यूमिनस एंड ब्लू। बी टाइप ऑफ स्टार बहुत ही चमकदार तारे होते हैं और ये थोड़े थोड़े ब्लू ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें वाइट का भी रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। देयर स्पेक्ट्रा हैव न्यूट्रल हीलियम लाइंस, इनमें न्यूट्रल हीलियम लाइंस पाई जाती हैं विच आर मोस्ट प्रोमिनेंट B2 क्लास। B2 क्लास में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और मॉडरेट हाइड्रोजन लाइंस भी देखने को मिलती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं क्लास ए स्टार की, तो ए टाइप ऑफ स्टार अमंग द मोर कॉमन नेकेड आई। इन्हें हम ए टाइप ऑफ स्टार हम लोग नेकेड आई से बहुत आसानी से देख सकते हैं और ये ब्लूइश वाइट हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें ये जो 160 तारों में से कोई एक तारा ए टाइप ऑफ स्टार होता है। इनका जो परसेंट है वो 0.625% है और ये मेन सीक्वेंस स्टार से ही थोड़े बस बड़े होते हैं। फिर हम लोग एफ टाइप ऑफ स्टार देखते हैं। एफ टाइप ऑफ स्टार हैव स्ट्रेंथनिंग स्पेक्ट्रल लाइंस बिगिनिंग टू गेन आयनाइज्ड मटेरियल लाइंस बाय लेट एफ। देयर स्पेक्ट्रा आर करेक्ट बाय वीकर। ये वीकर हाइड्रोजन लाइंस होती हैं इनमें, मतलब इनका जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही कम होता है इसमें, मतलब बहुत तो कम नहीं होता, लेकिन इसमें वीकर हाइड्रोजन लाइंस देखने को मिलती है। रेडिएशन और आयनाइज्ड, बहुत ही आयनाइज्ड मेटल्स देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल आयनाइज्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं और इनका कलर वाइट होता है। ये 33 में कोई एक तारा एफ टाइप ऑफ स्टार होता है। इनका परसेंटेज पूरे यूनिवर्स में 3.03% होता है। फिर क्लास जी टाइप ऑफ स्टार। क्लास जी टाइप ऑफ स्टार में हम लोगों का सन आता है, जिसमें वीक हाइड्रोजन लाइंस होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर वाले क्लास में देखा। इसमें ये जो होते हैं वो आसानी से देखने को मिल जाते हैं और ये 7.5% पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें जो मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को नहीं मिलते, मतलब इसमें हाइड्रोजन का बहुत आयत, मतलब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। के टाइप ऑफ स्टार ऑरेंजिश स्टार डेट आर स्लाइटली कूलर। के टाइप ऑफ स्टार जो होते हैं वो ऑरेंजिश स्टार होते हैं और स्लाइटली कंपेयर टू सन, मतलब सन से थोड़े ठंडे होते हैं और ये 12% देखने को मिलते हैं पूरे यूनिवर्स में, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर ये जो के टाइप ऑफ स्टार हैं इसमें हाइपर जाइंट तारे भी आते हैं, जैसे कि RW सिफाई, सुपर जाइंट आर्कटूरियस और अल्फा सेंचुरी बी। फिर एम टाइप ऑफ स्टार की साइकिल हम लोग देख लेते हैं। एम टाइप ऑफ स्टार आर फार मोस्ट कॉमन। एम टाइप ऑफ स्टार बहुत ही कॉमन होता है। अबाउट 76% ऑफ द मेन सीक्वेंस स्टार इन द सोलर नेबरहुड आर क्लास एम स्टार। 76% जो तारे होते हैं नेबरहुड में हम लोगों के जो पाए जाते हैं वो एम टाइप स्टार ही हैं। हाउएवर क्लास एम स्टार्स आर रेड डॉर्फ। ये बहुत ही छोटे तारे होते हैं और इनमें रेड डॉर्फ्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के लाइफ स्पेन और उनकी साइकिल के बारे में। टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक प्रिजम्पशन बिहाइंड द बर्थ एंड डेथ ऑफ स्टार इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल। अगर हम लोगों को बर्थ और डेथ स्टार्स की समझना है तो हम लोग इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उनके प्रिजम्पशंस को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करते हैं। फिर स्टार्स आर द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सीज। स्टार्स जो होते हैं वो गैलेक्सीज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। These stars are formed by nebulae having ingredient hydrogen helium present in galaxies। ये जो स्टार्स होते हैं वो नेब्यूला से बनते हैं और उनमें हाइड्रोजन हीलियम देखने को मिलता है, मतलब हम लोगों के जो गैलेक्सीज होती हैं उसमें डस्ट और गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन हीलियम से ही मिलकर बने होते हैं। दीज आर बॉन्ड विद इन क्लाउड्स ऑफ डस्ट स्कैटर्ड थ्रू आउट मोस्ट गैलेक्सीज। ये पैदा होते हैं स्कैटर्ड डस्ट के बादल और
गैसेस के बादल से जो हम लोग गैलेक्सी में फैले होते हैं। टर्बुलेंस डीप विद इन दीज क्लाउड गिव राइज टू नॉट्स। तो फिर इसके बाद जब बहुत सारा मैटर डस्ट पार्टिकल्स और गैस जो हम लोगों की गैलेक्सी में फैला होता है उनमें कंप्रेशन आने लगता है, मतलब एक कंप्रेशन की स्टेज आने लगती है, उनमें नॉट्स पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट मास जो है वो एक कंप्रेशन की स्टेज आती है और कोलैप्स के कारण वो ग्रेविटेशनल एट्रीशन को पैदा करता है और जिसमें सारे फोर्सेस अपना योगदान देते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट स्टार्स आर नोन एज प्रोटोस्टार। इनिशियल स्टेज में जो स्टार्स को हम लोग जानते हैं, मतलब स्टार्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टार। वो अभी पूरी तरीके से स्टार नहीं बना होता, बस एक मतलब स्टार्स का एक यंगर फेज, बहुत यंगर फेज जो हम लोग कहते हैं वो एक प्रोटोस्टार होता है। सब्सिक्वेंटली अ स्टार इंटर्स इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टार्स अपने नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, विच डिस्क्राइब द स्टार एज मेन सीक्वेंस, जिसमें हम लोग को मेन सीक्वेंस स्टार देखने को मिलता है। द स्टेजेस अ स्टार विल गो थ्रू एंड हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट इन ईच स्टेज डिपेंड्स ऑन द मास। स्टार्स के मास पे डिपेंड करता है कि वो कितने कितने साल जीवित रहता है, मतलब कितना सरवाइव करता है और कितना वो अपनी एनर्जी पे डिपेंड रहता है। हैवी स्टार्स इवॉल्व क्विकर देन लाइट स्टार्स। हैवी स्टार्स जल्दी इवॉल्व होते हैं, उनका ओरिजिन जल्दी होता है और वो जल्दी अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। हैवी स्टार लिव शॉर्टर लाइफ्स। हैवी स्टार शॉर्टर लाइफ जीतते हैं देन द कॉमन स्टार, जो कि मीडियम टाइप के और छोटे स्टार्स जो जीतते हैं, मतलब वो कंपैरेटिवली बहुत ही एक छोटी लाइफ जीतते हैं, क्योंकि वो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं। वो लार्जर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू रेट ऑफ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है उनका। वंस अ स्टार हैज़ बर्न्ड ऑल इट्स फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल इन इट्स कोर, न्यूक्लियर रिएक्शन कैन नो लॉन्गर कंटिन्यू। जब स्टार पूरी तरीके से बर्न हो जाता है तो उसके न्यूक्लियर रिएक्शन होना बंद हो जाते हैं और उसमें उसका कोर जो है वो एक तरीके से कोलाइड करने लगता है। सो द कोर बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट विद इन इट्स ओन ग्रेविटी। मतलब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो उसका कोर है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है खुद ही की ग्रेविटी से, मतलब खुद ही की ग्रेविटी से सिकुड़ने लगता है। दिस ब्रिंग्स एडिशनल हाइड्रोजन इनटू अ जोन वेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर एडिक्वेट। ये एडिशनल हाइड्रोजन उसमें पैदा करता है जो कि स्टार को एक एडिशनल हाइड्रोजन जोन बनाने में मदद करता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर देखने को मिलता है। टू कॉज फ्यूजन टू रिज्यूम इन अ शेल अराउंड, जिसके कारण कोर के चारों तरफ एक शेल का निर्माण हो जाता है। इन द इनिशियल स्टेज अ स्टार इज टर्म एज रेड जायंट। जब शेल का निर्माण हो जाता है तो स्टार अपना मास धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, जिससे उस स्थिति को हम लोग रेड जायंट कहते हैं। इन द सेकेंड मैच्योरिंग प्रोसेस स्टार टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कोलैप्स टू अडल्टहुड। स्टार जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है बिगनिंग से लेके अडल्टहुड आने में। अ स्टार ऑफ द साइज ऑफ आवर सन रिक्वायर्स अबाउट 50 मिलियन ईयर्स। जो स्टार है वो उसका साइज जो होता है वो 50 मिलियन ईयर्स अपनी मैच्योरिटी में ले लेता है। फिर इसके बाद मैच्योरिटी से ओल्ड स्टेज में आने तक वो 10 बिलियन ईयर्स ले लेता है। द स्मॉलेस्ट स्टार जो होते हैं वो रेड डॉर्स होते हैं, जो कि 10% सन के मास से होते हैं, मतलब सन का जितना मास होता है उनसे सिर्फ 10% होते हैं रेड डॉट। सोचिए वो कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। वाइल द मोस्ट मैसिव स्टार्स नोन एज हाइपर जाइंट्स में बी 100, जबकि हाइपर जाइंट्स जो होते हैं वो सन से 100 टाइम्स ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर इसके बाद जो स्टार्स होते हैं उनको हम लोग एक चंद्रशेखर लिमिट है उससे डिवाइड कर सकते हैं उनकी डेथ को। मतलब स्टार्स की जो भी डेथ होती है उसमें जो रेमनेंट बचता है तो उसमें एस चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है कि कैसे उनके जो रेमनेंट्स हैं उसको क्लासीफाई करके हम लोग स्टार्स के पॉसिबल फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस द
द स्टार अकॉर्डिंग टू देयर साइज रीचेस टू वन ऑफ द थ्री स्टेजेस। जब स्टार में सुपरनोवा हो जाता है, सुपरनोवा जैसे जो बहुत बड़े तारे होते हैं उसमें सुपरनोवा देखने को मिलता है, और जो छोटे तारे होते हैं उसमें नोवा देखने को मिलता है। तो अगर स्टार जो है वो छोटा होता है, जिसमें नोवा होता है, उसमें वो ब्लैक डॉर्फ बन जाते हैं, और अगर उसमें सुपरनोवा होता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, या फिर न्यूट्रॉन स्टार जो है वो मीडियम स्टार बनते हैं, और या फिर जो बहुत बड़े तारे होते हैं वो ब्लैक होल बन जाते हैं। ठीक है, वो अपने वो इतने ज़्यादा कंप्रेस कर लेते हैं कि वो स्पेस और टाइम में एक होल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कितना उनका रेमनेंट बचना चाहिए जिससे कि उनकी वो क्या बनेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल स्टार्स लाइक सन, सन जैसे स्टार्स की अगर हम बात करें कि सन का पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा, तो इफ़ आफ्टर अगर सन जो है वो एक्सप्लोजन होता है, मतलब सन जो है वो फट जाता है, तो उसमें जो रिमेनिंग मास होगा वो 1.44 टाइम्स सोलर मास के होगा, तो वो वाइट डॉर्फ ही बनेगा। अगर सन से 1.44 टाइम्स स्टार्स बड़ा भी है तो भी वो वाइट ही डॉर्फ बनेगा। और स्टार्स अगर मीडियम साइज के हैं और उसमें सुपरनोवा होता है तो वो मीडियम साइज से अगर 3 गुना बड़े हैं, जैसा कि इसमें लिखा है 1.44 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ सोलर मासेस। सोलर मास एक यूनिट है जो कि एक मास की यूनिट है। तो अगर इतने के बीच में ये होते हैं तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। तीसरी स्टेज जो होती है स्टार्स ऑफ लार्ज साइज, इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो सन से भी जिनका जो सोलर मास होता है वो 3 टाइम्स, मतलब उनका रेमनेंट होता है वो सन से भी 3 टाइम्स बचता है, तो वो ब्लैक होल को जन्म देते हैं, मतलब वो ब्लैक होल बन जाते हैं। फिर एस चंद्रशेखर, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये चंद्रशेखर लिमिट दी थी। ठीक है, फिर इसके बाद उनको जो है वो एस चंद्रशेखर जो थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1983 में फिज़िक्स की फील्ड में। फिर ब्लैक होल्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक होल्स जो होते हैं वो ब्लैक होल्स आर पॉइंट्स इन स्पेस। ब्लैक होल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही डेंस होते हैं, जो कि ग्रेविटी को सिंक कर लेते हैं, मतलब उनमें ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को भी अपने अंदर समा लेते हैं। तो लेकिन अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मास जो होता है वो अगर ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो सुई के शेप में बिल्कुल अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट के अंदर जाता है। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इन्फिनाइट होती है, मतलब ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, फिर देयर आर 4 टाइप ऑफ ब्लैक होल्स: स्टेलर ब्लैक होल्स, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल, मिनिएचर ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल्स जो होते हैं वो स्टार्स के कारण बनते हैं, मतलब स्टार्स में जो सुपरनोवा होता है उसके कारण स्टेलर ब्लैक होल्स देखने को मिलते हैं। और जो स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा मैटर और मास कंज्यूम कर लेते हैं तो वो जब 1-2 ब्लैक होल्स उसमें जुड़ भी जाते हैं, मतलब कोलाइड कर जाते हैं, तो वो इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स बन जाते हैं। और फिर इसके बाद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की बात करें तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो होते हैं वो गैलेक्टिक सेंटर के बीच में होते हैं, मतलब गैलेक्सी के बीच में होते हैं। हर गैलेक्सी के बीच में एक गैलेक्टिक सेंटर होता है, गैलेक्टिक सेंटर पाया जाता है जिसमें सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब बहुत जाइंट होते हैं, सन से भी करोड़ों गुना बड़े होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। और फिर इसके बाद मिनिएचर ब्लैक होल को तो आप देख ही रहे हैं, जो मिनिएचर ब्लैक होल होता है वो बहुत ही छोटे ब्लैक होल होते हैं। द मोस्ट कॉमनली नोन वे अ ब्लैक होल फॉर्म्स इज बाय स्टेलर डेथ।
स्टेलर डेथ से ब्लैक होल सबसे ज़्यादा बनते हैं। मतलब ये उनका फॉर्मेशन, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम, एक पिक्चर आप लोगों को समझने के लिए दिखाई है कि ये जो ब्लैक होल है इसमें ये जो चारों तरफ जितना भी मैटर, डस्ट पार्टिकल्स और स्टार्स के रेमनेंट्स जो हैं वो नाच रहे हैं, उसमें ये जो पार्टिकल्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं, वो एक्रीशन डिस्क बनाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स की एक एक्रीशन डिस्क बनाते हैं ब्लैक होल्स के चारों ओर, सुपर मैसिव ब्लैक होल या ब्लैक होल के चारों ओर, जिसे हम लोग एक्रीशन डिस्क कहते हैं, जो कुछ नहीं बस डस्ट और गैस पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारा मास होता है। फिर इसके बाद जो उभरा हुआ भाग आप देख रहे हैं, ब्लैक होल का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो ब्लैक होल का जो उभरा हुआ भाग होता है उससे हम लोग इवेंट हॉराइजन कहते हैं। अगर इसकी जद में कोई आ जाता है फिर वो वापस नहीं जा सकता, फिर वो लौट के वापस नहीं जा सकता। फिर हम लोग ये जो लाइट देख रहे हैं जो इवेंट हॉराइजन से निकल रही है, ये जो लाइट है ये इसे हम लोग क्वासार कहते हैं। क्वासार ही ब्लैक होल की लाइट होती है जो कि ब्लैक होल को के रेडिएशन को दर्शाती है। फिर इसके बाद आप एक शब्द देख रहे हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, मतलब ब्लैक होल जहाँ पहुँचाता है उसे हम लोग सिंगुलैरिटी कहते हैं। ठीक है, फिर ये आप लोग फोटोन स्फीयर देख रहे हैं। फोटोन स्फीयर मतलब एक चमकदार फोटोन पार्टिकल्स का पूरा स्फीयर बन जाता है ब्लैक होल के चारों तरफ, जो कि एक्रीशन डिस्क भी कहलाता है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने 3 टाइप्स ऑफ मेजर ब्लैक होल्स में 3 टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स बताएं, जिसमें स्टेलर ब्लैक होल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोगों को मेंस में लिखने के लिए काम आए। तो ये स्टेलर ब्लैक होल। फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल का एक ब्रीफ डिस्कशन, जिसमें बर्थ ऑफ हाइपर जायंट्स स्टार्स या फिर सुपरनोवा सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का एक ब्रीफ डिस्कशन है यहाँ पे, कैसे वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिले। फिर बाइनरी ब्लैक होल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नए तरीके का ब्लैक होल अभी खोजा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की। अ न्यूट्रॉन इज द स्टार इज द कोलैप्स्ड कोर ऑफ अ मैसिव सुपर जायंट स्टार। न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो कोलैप्स्ड कोर होता है मैसिव सुपर जायंट तारे का। मतलब जो मीडियम टाइप के स्टार होते हैं, हाइपर जायंट से छोटे, सुपर जायंट्स से भी छोटे, जो मीडियम टाइप के रेगुलर स्टार्स होते हैं वो जो होते हैं वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, विच और उनका जो मास होता है वो 10 और 25 सोलर मासेस के बीच में होता है। इसमें ये मेटल बहुत ही ज़्यादा, इनमें मेटल रिच होते हैं, मतलब मेटल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल से बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो पहले तो हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन प्रेजेंट साइंटिफिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन स्टार प्रेजेंट मतलब यूनिवर्स में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन स्टार्स आर द स्मॉलेस्ट डेंसेस्ट करेंटली नोन स्टेलर ऑब्जेक्ट। न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो डेंसेस्ट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं और अभी तक पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा घनत्व, लेकिन ब्लैक होल से कम डेंसिटी वाले, मतलब ब्लैक होल से कम डेंसिटी वाले, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार भी बहुत ज़्यादा घनत्व वाले स्टार होते हैं। लेकिन ब्लैक होल तो खैर स्टार की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो स्टार की श्रेणी में आता है। न्यूट्रॉन स्टार का जो रेडियस होता है वो 10 किलोमीटर 6 माइल्स से लेके 1.4 सोलर मासेस तक हो सकता है। दे रिजल्ट फ्रॉम सुपरनोवा से बनते हैं या फिर किसी मैसिव तारे से बनते हैं या फिर ग्रेविटेशनल कोलैप्स से भी न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं क्वासार की। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, जो ब्लैक होल से जो रेडिएशन निकलता है, जो लाइट निकलती है, उसे हम लोग क्वासार कहते हैं। और क्वासार ऑल्सो नोन एज क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट इज एन एक्सट्रीमली ल्यूमिनस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। क्वासार में बहुत ही एक्सट्रीमली ल्यूमिनस गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है और ये जो होता है पावर्ड बाय इसे पावर करता है सुपर मैसिव ब्लैक होल विद मास रेंजिंग फ्रॉम मिलियन
मिलियंस और टन्स ऑफ बिलियंस सोलर मासेस। क्वासार जो होते हैं वो बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सोलर मासेस का ही एक रिजल्ट होता है, उसी से वो रेडिएशन निकल रहा होता है जो कि सराउंड करता है एक गैशियस एक्रीशन डिस्क को, जैसा कि हम लोगों ने ब्लैक होल्स में देखा था। गैस इन द डिस्क फॉलिंग टुवर्ड्स, जब गैस जो है वो ब्लैक होल्स में जा रही होती है तो उसी के कारण ये जो है वो एक फ्रिक्शन पैदा करता है जिससे एक एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जो कि क्वासार का फॉर्मेशन करती है। फिर हम लोग पल्सर पढ़ेंगे। पल्सर एक रिवॉल्विंग पल्सेटिंग रेडियो सोर्स होता है। पल्सेट रेडियो फ्रीक्वेंसी पूरे यूनिवर्स में सबसे दूर तक ट्रैवल करती है, इसीलिए जो पल्सर होते हैं वो रेडियो सोर्स होते हैं, पल्सेटिंग घूमने वाले पल्सेटिंग रेडियो सोर्स होते हैं। इज अ हाईली मैग्नेटाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। ये हाईली मैग्नेटिक फील्ड्स इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो पल्सर में होती हैं। और ये एक न्यूट्रॉन स्टार ही की तरह होता है, मतलब न्यूट्रॉन स्टार ही आप कह लीजिए, डेट इमिट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। ओनली व्हेन अ बीम ऑफ एमिशन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्स्ट अपीयरेंस। न्यूट्रॉन स्टार वेरी डेंस, न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही डेंस होते हैं और रोटेशनल पीरियड इनका बहुत ज़्यादा होता है पल्सर्स का। अब हम लोग वॉइड्स पढ़ेंगे। कॉस्मिक वॉइड्स आर वास्ट स्पेसेस बिटवीन फिलामेंट। कॉस्मिक वॉइड्स जो होते हैं वो वास्ट स्पेसेस होते हैं फिलामेंट्स के, जो कि जैसा कि मतलब वॉइड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब वॉइड उनमें दूर दूर तक कोई गैलेक्सीज, कोई क्लस्टर्स, कोई सुपर क्लस्टर्स जो होते हैं वो वॉइड में नहीं पाए जाते। वो यूनिवर्स में एक खाली स्थान या खाली जगह पड़ी होती है, मतलब एक खाली स्पेस पड़ा होता है जिसमें कोई भी ऑर्डिनरी मैटर देखने को नहीं मिलता है। कॉस्मिक वॉइड्स आर वास्ट स्पेसेस। वास्ट स्पेसेस खाली जगह पड़ी होती जिसमें कुछ बस मतलब बहुत ही कम ना के बराबर मैटर देखने को मिलता है। ये गैलेक्सीज को कंटेन नहीं करते हैं। द कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द वॉइड रीजन डिफर ड्रास्टिकली फ्रॉम। ये जब यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ तो हम लोगों को वॉइड्स जो हैं वो यूनिवर्स के इवोल्यूशन की घटना के बारे में एक रफ आइडिया देते हैं कि कैसे यूनिवर्स बना था और कैसे इनका निर्माण हुआ। देयर इज़ अ लॉन्ग स्टेज व्हेन द कर्वेचर टर्म डोमिनेट्स विच प्रिवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी क्लस्टर्स एंड मैसिव गैलेक्सीज। मैसिव गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्टिक क्लस्टर्स का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये एम्पटी वॉइड्स बने, तो इसके बारे में हम लोग इसी वॉइड्स को पढ़ने पे जान सकते हैं। वॉइड्स का जो डायमीटर होता है वो 10 से लेके 100 मेगा पार्सेक्स तक होता है, 30 to 300 मिलियन लाइट ईयर्स तक होता है। पर्टिकुलरली लार्ज वॉइड्स डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ रिच सुपर क्लस्टर। जो लार्ज वॉइड्स होते हैं वो उनमें सुपर क्लस्टर बिल्कुल नहीं पाए जाते। सुपर वॉइड्स जो होते हैं वो 30 to 300 मिलियन लाइट ईयर्स उनका डायमीटर होता है। आप सोच ही सकते हैं ये कितनी बड़ी स्पेस होती है। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1978 में पहली बार खोजा गया था, जिसमें कि स्टीफन ग्रेगोरी और ए लायड जो साइंटिस्ट थे, ए लायड थॉमसन, उन्होंने सबसे पहले इसे नेशनल ऑब्जर्वेटरी में इसे खोजा था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी क्लस्टर। गैलेक्सी क्लस्टर और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज इज अ स्ट्रक्चर that consist of anywhere from hundred of thousand of galaxies। गैलेक्सी क्लस्टर जो होता है वो लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का क्लस्टर होता है, जैसे कि हम लोगों की जो लोकल ग्रुप है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का, उसमें 47 से 49 गैलेक्सीज पाई जाती हैं जो कि एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम लोग गैलेक्टिक क्लस्टर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सुपर क्लस्टर की। सुपर क्लस्टर जो होते हैं वो बहुत बड़े गैलेक्टिक क्लस्टर्स होते हैं, जिसमें सुपर क्लस्टर जो होते हैं वो 30 to 300 मिलियन लाइट ईयर्स तक स्ट्रेच होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर जो होते हैं गैलेक्सीज के, वो एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। एक सुपर क्लस्टर में
इन्फिनाइट गैलेक्सीज हो सकती हैं, मतलब इन्फिनाइट तो नहीं, मतलब 10⁻11 या फिर 12 गैलेक्सीज हो सकती हैं, मतलब ठीक है। फिर इसके बाद ये बहुत ही, जैसे हम लोगों का जो सुपर क्लस्टर है वो वर्गो सुपर क्लस्टर है, और जो दूसरे सुपर क्लस्टर हैं, जो वर्गो सुपर क्लस्टर वो पार्ट है और भी बड़े सुपर क्लस्टर का, जो है कि है लेनियाकिया सुपर क्लस्टर। द लार्ज साइज एंड लो डेंसिटी ऑफ सुपर क्लस्टर मीन दैट दे अनलाइक क्लस्टर एक्सपेंड विद द हबल एक्सपेंशन। ये हबल एक्सपेंशन पे फैले होते हैं, मतलब मतलब इनका एक्सपेंशन देखने के लिए हबल टेलीस्कोप जो लगा हुआ है पूरे यूनिवर्स को देखने के लिए, तो यूनिवर्स के स्ट्रेच तक फैले होते हैं। द नंबर ऑफ सुपर क्लस्टर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज 10 मिलियन। एक करोड़ जो हम लोगों के यूनिवर्स में टोटल 1 करोड़ सुपर क्लस्टर देखने को मिलते हैं। ये जो मैंने पिक्चर डिनोट करी है, इसमें बहुत सारे सुपर क्लस्टर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वर्गो सुपर क्लस्टर, लेनियाकिया सुपर क्लस्टर, पेगासस सुपर क्लस्टर। तो इस टाइप के जो वाइट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये सुपर क्लस्टर हैं, और ये जो इमेज है ये पूरे यूनिवर्स का इमेज है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सुपर क्लस्टर कितने बड़े होते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स, आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।